नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे प्लेटफॉर्म द लाइसियम पर। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा प्लेटफॉर्म समर्पित है शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए और इस क्रम में हम यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, साथ ही यूजीसी, नेट, जीआरएफ में आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं। तो मैं आपके साथ एक लेक्चर सीरीज लेके चल रहा था भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था की, और उस पर हमने भारतीय संसद के बारे में बात की थी। और पिछले लेक्चर में हमने समझा था कि राज्यसभा के बारे में देखा था और भारतीय संसद के स्ट्रक्चर के बारे में देखा था, संरचना के बारे में देखा था, और जिसमें हमने समझा था कि लोकसभा और राज्यसभा को निम्न सदन किसे कहते हैं, उच्च सदन किसे कहते हैं, प्रथम और द्वितीय सदन किसे कहते हैं, इन सब पर बात की थी। और फिर हमने राज्यसभा के स्ट्रक्चर के बारे में समझा था। तो हम उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए उस पर, ये भारतीय संसद पर हमारा दूसरा लेक्चर है, और उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे लोकसभा के बारे में। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है लोकसभा। तो हमने जैसी की बात की थी कि लोकसभा क्या है, तो हमने बात की थी कि लोकसभा निम्न सदन है और साथ ही प्रथम सदन है। ठीक है, तो हम लोकसभा को कुछ बिंदुओं के माध्यम से समझेंगे। सबसे पहले हम इसकी संरचना देखेंगे, स्ट्रक्चर देखेंगे लोकसभा का। फिर उसके बाद प्रतिनिधित्व देखेंगे, प्रतिनिधित्व। उसके बाद देखेंगे प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र देखेंगे, प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र देखेंगे। इसको सही कर देता हूं, प्रतिनिधित्व को। प्रतिनिधित्व। फिर आरक्षण का क्या मामला है। उसके बाद देखेंगे कि जनगणना के बाद, प्रत्येक जनगणना के बाद पुनः समायोजन। तो इन बिंदुओं के माध्यम से हम पूरे लोकसभा को समझेंगे, और इस लोकसभा को समझते हुए हम प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा दोनों को कवर करने का प्रयास करेंगे, अर्थात कि अवधारणा और तथ्य दोनों को शामिल करेंगे। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया था संरचना के संदर्भ में कि लोकसभा, तो मैंने बताया था कि लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं, ठीक है, लोअर हाउस कहते हैं, और साथ ही प्रथम सदन कहते हैं। तो ये हम पिछले लेक्चर में बात कर चुके थे। आज हम स्ट्रक्चर के संदर्भ में देखेंगे कि लोकसभा की सदस्य संख्या क्या है, सदस्य संख्या, नंबर क्या है लोकसभा में। तो भारतीय संविधान के अनुसार, किसके अनुसार, कभी कभी यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में आपसे इस प्रकार के प्रश्न पूछता है कि भारतीय संविधान के अनुसार। अगर भारतीय संविधान शब्द आ रहा है आपके प्रश्न में, तो फिर आपको वहां रुकना है, ठहरना है और गौर करना है, क्योंकि संविधान कुछ और कहता है, भारत सरकार ने जो अधिनियम बनाए हैं वो कुछ और कहता है, भारत सरकार के नियम कानून कुछ और कहते हैं, और यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट जो उच्चतम न्यायालय है उसके जो निर्णय हैं, डिसीजंस हैं, वो कुछ और कहते हैं। तो प्रश्न पढ़ते हुए आपको यह ध्यान रखना है कि यूपीएससी आपसे किस प्रकार के प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है, और पूछना क्या चाह रहा है। कभी कभी यूपीएससी पूछ लेता है कि भारतीय संविधान के अनुसार। अगर वो संविधान पूछ रहा है तब फिर आपको कोई उसमें यस और नो नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार का डाउट और द्वंद्व नहीं होना चाहिए। आप संविधान में जो लिखा है वही आंसर देना है। हाँ, अगर उसने संविधान शब्द का प्रयोग नहीं किया है तब फिर आप उच्चतम न्यायालय की व्याख्या पर जा सकते हैं, भारतीय संविधान के जो संसद ने अधिनियम पारित किए हैं संविधान के अनुसार, उस पर जा सकते हैं। ठीक है, तो भारतीय संविधान में लोकसभा की सदस्य संख्या के बारे में लिखा है कि अधिकतम सदस्य संख्या जो होगी वो 552 होगी, मतलब कि 552 होगी। लोकसभा के अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं, 552 हो सकते हैं। और इस 552 में से 530 सदस्य कहां से आएंगे, राज्यों से आएंगे। 530 सदस्य आएंगे आपके राज्यों से, और 20 सदस्य आएंगे यूनियन टेरिटरी से, केंद्र शासित प्रदेशों से, और 2 सदस्य आपके आएंगे एंग्लो इंडियन से, एंग्लो इंडियन। अब एंग्लो इंडियन क्या क्या होता है, एंग्लो इंडियन ऐसे होते हैं जिनके माता पिता में से कोई भी एक व्यक्ति आपका एंग्लो इंडियन से संबंधित रहा हो और एक भारतीय हो, से एंग्लो इंडियंस कहते हैं। तो अधिकतम सदस्य संख्या लोकसभा की कितनी है, 552, जिसमें से 530 आपके राज्यों से आएंगे जो कि 28 राज्य हैं, और 20 सदस्य आपकी यूनियन टेरिटरी से आएंगे। ये संविधान में ऐसे लिख दिया गया है, निर्धारित कर दिया गया है कि यहाँ 530 ही होंगे, यहाँ 20 होंगे या उससे कम या इससे कम, और 2 एंग्लो इंडियंस आएंगे। तो ये तो संवैधानिक बात हो गई। लेकिन फिर प्रश्न उठता है कि क्या वर्तमान में 552 सीटों के लिए ही चुनाव होता है भारत में? तो ऐसा नहीं है। वर्तमान में 545 सीट्स के लिए चुनाव होता है भारत में। ठीक है, 545 सीटों के लिए चुनाव होता है, और वो क्यों होता है हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, 545 के लिए चुनाव होता है। तो इस 545 में से 530 कहां से आते हैं, आपके राज्यों से आते हैं। ठीक है, 530 राज्यों से आते हैं, 13 आपकी यूनियन टेरिटरी से आते हैं, और 2 आपके एंग्लो इंडियन के सदस्य आते हैं। ठीक, एंग्लो इंडियन। तो देखिए, अगर प्रश्न इस प्रकार का आता है कि भारतीय संविधान के अनुसार लोकसभा की सदस्य संख्या के बारे में विचार करिए, और उस पर 1-2 आपको बिंदु दिए जाते हैं, तो संविधान के अनुसार लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, तब फिर आपको इस वाले पर बात करनी है। ठीक है, और अगर यूपीएससी ने प्रश्न बनाते हुए यह आपको नहीं लिखा है कि संविधान के अनुसार
केवल इतना लिखा है कि लोकसभा की सदस्य संख्या के बारे में विचार करिए, तब फिर आप ये वाला अगर बिंदु भी वहां आ रहा है तो फिर आप उसको सही मानेंगे। लेकिन अगर ये संविधान के अनुसार पूछ लिया गया है तो फिर आपको इसको सेकेंडरी रखना है और प्राइमरी किसको रखना है, 552 के अनुसार ही आपको उत्तर देना है। तो प्रश्नों को पढ़ रहे हैं आप, जब प्रश्नों को समझ रहे हैं तो पढ़ते हुए उसी प्रकृति से पढ़ना शुरू करिए, तभी आप यूपीएससी के प्रश्नों को हल कर पाएंगे। समझ रहे? तो संविधान के अनुसार लोकसभा की सदस्य संख्या ये है, और भारत सरकार ने जो अपने अधिनियम से निर्धारित की है वो अभी ये की है 545 पर चुनाव होते हैं, जो कि इस प्रकार है। ठीक है, तो आपको इस पर भी ध्यान देना है पढ़ते हुए कि कैसे संविधान के अनुसार क्या चीज होता है, और संविधान के अनुसार अगर शब्द नहीं लिखा है तो फिर क्या स्थिति होती है। तो हमने ये बात की सदस्य संख्या के बारे में। देखिए, 2 एंग्लो इंडियन का जो चुनाव होता था इसको समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, 104वां जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, आपका संविधान संशोधन था, उसके माध्यम से जो लोकसभा में एंग्लो इंडियंस के बारे में क्या लिखा था, लोकसभा के संदर्भ में लिखा था कि अगर चुनाव में एंग्लो इंडियंस को समान प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं होता है तो राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडियन की नियुक्ति कर सकता था। एंग्लो इंडियंस जो है निर्वाचित नहीं होते थे, इलेक्टेड नहीं होते थे, वो मनोनीत किए जाते थे राष्ट्रपति द्वारा, अगर वो चुनकर नहीं आ पाए हैं तो। लेकिन 104वां संविधान संशोधन जो भारत सरकार ने किया है उसके माध्यम से एंग्लो इंडियंस के लिए 2 सीटें थी, उनको समाप्त कर दिया गया है। अब एंग्लो इंडियंस का प्रतिनिधित्व लोकसभा में नहीं है। एक करंट अफेयर्स का आपका विषय यहाँ जोड़ दिया गया है। तो ये संरचना के बारे में देखा हमने, सदस्य संख्या के बारे में देखा। ठीक है, अब बात करते हैं प्रतिनिधित्व, रिप्रेजेंटेशन का क्या मसला है। ये स्ट्रक्चर था आपका। ठीक है, अब कर रहे हैं रिप्रेजेंटेशन के बारे में। तो रिप्रेजेंटेशन 3 तरह का होगा, जैसा कि अभी हमने बात की थी। एक तो राज्यों का प्रतिनिधित्व, ठीक, फिर है यूनियन टेरिटरीज, केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व, और फिर है एंग्लो इंडियंस का प्रतिनिधित्व, एंग्लो इंडियन का प्रतिनिधित्व। तो राज्यों के संदर्भ में क्या था, देखिए लोकसभा का जब चुनाव होता है, मान लीजिए ये हमारा भारत है, थोड़ा गंदा बन गया है पर कोई बात नहीं, ये भारत है। जब लोकसभा का चुनाव होता है तो भारत को क्या किया जाता है, प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। कितने प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में, जितने चुनाव हो रहे हैं 545 प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। जो इलेक्टोरल एरियाज होते हैं वहां बांट दिया जाता है भारत को, फिर वहां से लोग चुनकर आते हैं। ठीक है, तो राज्यों के लिए कितनी सीटें हैं, 530। तो 530 सीटों के लिए राज्यों के प्रतिनिधि चुनकर आते हैं। राज्यों को 530 में बांटा जाता है और आपकी 13 सीटें एंग्लो इंडियंस के लिए चली जाती हैं। तो जो 530 के लिए जो चुनाव होता है, अब प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि वो वोट कौन डालता है। जैसे हमने देखा था कि राज्यसभा के संदर्भ में वोट कौन डाल रहा है, राज्यसभा के लिए जो राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य हैं वो वोट डाल रहे हैं। लेकिन जब लोकसभा के सदस्यों के निर्वाचन की बात आती है तो वोट कौन डालता है, यहाँ प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है और आम जनता वोट डालती है। ठीक है, कैसा होता है, डायरेक्ट इलेक्शन होता है, प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, और वोट कौन डालता है, आम जनता डालती है। तो अभी वोट डालने की आयु कितनी है आपकी, वोट डालने की आयु 18 वर्ष है आपकी। ठीक, और पहले कितनी थी, पहले 21 वर्ष थी। ये 61वें संविधान संशोधन द्वारा 1988, 61वां संविधान संशोधन 1988 द्वारा आपकी क्या की गई थी कि मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। तो ये राज्यों का प्रतिनिधित्व है। ये संविधान में लिख दिया गया है कि राज्यों से जो सदस्य चुन के आएंगे वो प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा आएंगे, आम जनता वोट डालेगी, ये लिख दिया गया है। अब प्रश्न उत्पन्न होता है कि यूनियन टेरिटरीज के संदर्भ में संविधान में क्या लिखा है। तो यूनियन टेरिटरीज के संदर्भ में संविधान में ये लिखा गया है कि यूनियन टेरिटरी से जो केंद्र शासित प्रदेशों से जो लोकसभा के लिए सदस्य चुन के आने हैं, उन सदस्यों के निर्वाचन की क्या पद्धति होगी, उसका निर्धारण कौन करेगा, उसका निर्धारण संसद करेगी। मतलब कि यूनियन टेरिटरी से लोकसभा के लिए सदस्यों को चुनने की प्रक्रिया क्या होगी, सदस्य कैसे चुने जाएंगे, इसका निर्धारण कौन करेगा, इसका निर्धारण संसद करेगी और संसद कानून बनाएगी। तो संसद ने कानून बनाया है केंद्र शासित अधिनियम 1965। ठीक है, 1965 ये अधिनियम बनाया है, और उस अधिनियम के माध्यम से वही जिस प्रकार यहां से चुने जाते हैं कि आम जनता प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से सदस्यों को चुनती है। एंग्लो इंडियंस की बात आती है तो जैसा मैंने बताया कि 104वां संविधान संशोधन जो हुआ है उसके माध्यम से लोकसभा में एंग्लो इंडियंस का प्रतिनिधित्व अब समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, तो ये हुई प्रतिनिधित्व की बात। प्रतिनिधित्व में क्या देखा कि राज्यों से आते हैं, आम जनता प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से चुनती है। यूनियन टेरिटरीज को ये संविधान में लिख दिया गया है राज्यों के संदर्भ में, और यूनियन टेरिटरीज के लिए संविधान में क्या लिख दिया गया है कि संसद इस संदर्भ में डिसीजन लेगी, निर्णय लेगी। तो संसद ने क्या किया कि केंद्र शासित प्रदेश अधिनियम 1965 के माध्यम से एक प्रक्रिया निर्धारित कर दी, और एंग्लो इंडियंस का भी प्रतिनिधित्व जो है वो लोकसभा में समाप्त कर दिया गया है। अब देखते हैं कि प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र क्या कहलाता है। ठीक है, प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र, यहां एक बिंदु और लिख लेते हैं, निर्वाचन, निर्वाचन और निर्वाचन पद्धति। ठीक,
इलेक्शन एंड इलेक्टोरल मेथड क्या है। प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र, देखिए जैसा मैंने बताया कि ये अपना भारत है, ठीक है, ये भारत है। तो प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के संदर्भ में क्या होता है, जैसे मैंने बताया कि 545 सीटों पर चुनाव होते हैं, तो पूरे भारत को 545 सीटों में बांट दिया जाता है। पूरे भारत को 545 सीटों में बांट दिया जाता है। 28 राज्य हैं, 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो अब प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि किस राज्य को कितनी सीटें मिलेंगी, यह कैसे निर्धारित होगा। तो संविधान में लिखा गया है कि जब प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र बनाए जा रहे हैं, जब पूरे भारत को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा जा रहा है, तो दो चीजों का ध्यान रखा जाएगा। क्या कि राज्यों के मध्य प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का जब बंटवारा हो रहा है तो जनसंख्या का अनुपात समान होना चाहिए। ठीक है, क्या जनसंख्या का अनुपात समान होना चाहिए, अनुपात समान होना चाहिए। और दूसरा क्या है कि राज्यों के अंदर ही जो प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र बनाए जा रहे हैं वहां जनसंख्या का अनुपात समान होना चाहिए। देखिए संविधान में बड़ा टिपिकल भाषा का प्रयोग किया गया है, कठिन भाषा का प्रयोग किया गया है। मैं आपको बिल्कुल आसान भाषा में समझा देता हूं। पहले का मतलब क्या है कि राज्यों के मध्य जब निर्वाचन क्षेत्र बनाया जा रहा है तो जनसंख्या का अनुपात समान होना चाहिए। ठीक है, मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश है, आपका उत्तर प्रदेश है और मध्य प्रदेश है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी है आपकी, 20 करोड़ है। मध्य प्रदेश की जो भी है, तो जब निर्वाचन क्षेत्र बनाए जाएंगे तो वो कैसे बनाए जाएंगे, 10-10 लाख की जनसंख्या पर बनाए जाएंगे। ठीक है, 10 लाख की जनसंख्या पर उदाहरण स्वरूप ले लेते हैं कि 10 लाख की जनसंख्या पे एक क्षेत्र बन जाएगा चुनाव का, फिर 10 लाख के 2 बन जाएंगे। तो ऐसे जितनी जनसंख्या होगी राज्य की उस हिसाब से उसे उतने निर्वाचन क्षेत्र दे दिए जाएंगे। सबसे ज्यादा निर्वाचन क्षेत्र किसके पास है, सबसे ज्यादा निर्वाचन क्षेत्र उत्तर प्रदेश के पास है। 80 लोकसभा सीटें हैं। वो क्यों है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या ज्यादा है। इसी प्रकार मध्य प्रदेश की लोकसभा सीटें हो मध्य प्रदेश की जनसंख्या के अनुपात में होंगी। लेकिन जब राज्यों के मध्य निर्वाचन क्षेत्र बनाया जा रहा है तो वो निर्वाचन सभी निर्वाचन क्षेत्रों के संदर्भ में जनसंख्या का अनुपात समान होना चाहिए। समझ रहे हैं, बहुत आसान सा है कि मान लीजिए असम में और मणिपुर अरुणाचल प्रदेश के जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट है वहां एक लोकसभा सीट है, क्योंकि वहां की जनसंख्या कम है। तो पूरे भारत देश में जो भी निर्वाचन क्षेत्र बनाए जाएंगे उनका जनसंख्या का अनुपात समान होना चाहिए। और वो जनसंख्या का अनुपात क्या है, वो संसद निर्धारित करती है। ठीक है, फिर है राज्यों के अंदर, मान लीजिए उत्तर प्रदेश में ही, ये उत्तर प्रदेश में ही निर्वाचन क्षेत्र बनाने हैं। तो ऐसा नहीं है कि एक जो झांसी जो विधानसभा क्षेत्र है, मैं चूंकि झांसी का रहने वाला हूं तो वहीं से उदाहरण समझा देता हूं कि झांसी का जो लोकसभा क्षेत्र है वो उसकी जनसंख्या 20 लाख है, गरौठा है उसकी जनसंख्या 30 लाख है। ऐसा नहीं होगा। जो लोकसभा क्षेत्र बनाया जा रहा है उत्तर प्रदेश के आंतरिक जो लोकसभा क्षेत्र है निर्वाचन के लिए, उनकी जनसंख्या भी समान होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका क्या आशय है, पहले का आशय है कि भारत में एक रूपता लाना और राज्यों के अंदर निर्वाचन क्षेत्रों के मध्य एक रूपता लाना। ठीक है, मतलब कि उत्तर प्रदेश के निर्वाचन क्षेत्र, मध्य प्रदेश के निर्वाचन क्षेत्र, बिहार के निर्वाचन क्षेत्र और अरुणाचल प्रदेश के एक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या समान होगी। उसी प्रकार उत्तर प्रदेश के अंदर जो निर्वाचन क्षेत्र है, जैसे झांसी लोकसभा क्षेत्र है, गरौठा लोकसभा क्षेत्र है आपका, ठीक है, समथर लोकसभा क्षेत्र है, तो उनकी भी जनसंख्या एक समान होगी। जनसंख्या के संदर्भ में समान रूप से निर्वाचन क्षेत्रों को बांटा जाएगा। अब निर्वाचन क्षेत्र क्या है, प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र, बार बार यूज कर रहा हूं। प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र का सामान्य सा आशय है कि आपकी जो लोकसभा सीट है वही, जैसे मैं झांसी का रहने वाला हूं तो मेरी झांसी लोकसभा सीट लगती है, तो वहां की जो लोकसभा सीट है वही प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र है। क्योंकि जब लोकसभा के चुनाव होते हैं तो पूरे देश को क्या किया जाता है कि लोकसभा सीटों में बांट दिया जाता है और उन्हीं लोकसभा सीटों से लोग जीत के आते हैं। ठीक है, तो क्या किया गया है कि राज्यों के मध्य जब प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र बनाया जा रहा है तो जनसंख्या अनुपात समान होना चाहिए। उसी प्रकार राज्यों के अंदर जो प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र बनाए जा रहे हैं वहां जनसंख्या का अनुपात समान होना चाहिए। और इसका उद्देश्य क्या है कि भारत में एक रूपता रखना और राज्यों के मध्य निर्वाचन क्षेत्रों के बीच एक रूपता रखना, इसका उद्देश्य है। ठीक है, तो ये हुई प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के संदर्भ में बात। और जब आप जाके बैरेक्ट में पढ़ेंगे या संविधान में पढ़ेंगे तो बड़ी टफ भाषा का प्रयोग किया गया है, किताबों में भी किया गया है। अब बात करते हैं कि निर्वाचन और निर्वाचन पद्धति क्या है, इलेक्शन कैसे होता है और जो इलेक्शन की आपकी मेथड है वो क्या अपनाया गया है लोकसभा के लिए। ठीक है, तो जैसा मैंने बताया कि इलेक्शन कैसा होता है, प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, डायरेक्ट इलेक्शन होता है। डायरेक्ट इलेक्शन में वोट कौन डालता है, आम जनता वोट डालती है, आम जनता वोट डालती है। ठीक, देखिए जब लोकसभा के लिए कोई उम्मीदवार खड़ा होता है तो वोट हम लोग डालते हैं, लेकिन राज्यसभा या राज्य विधान परिषद के लिए हम लोग वोट नहीं डालते हैं। तो जब हम सीधे जाकर अपने प्रत्याशी को चुनते हैं तो उसे प्रत्यक्ष निर्वाचन कहते हैं और उस प्रत्यक्ष निर्वाचन में वोट जो है वो आम जनता डालती है। जैसे मैंने बताया 18 वर्ष है। ठीक है, और जो आपका एक क्षेत्र होता है, जैसे मेरा झांसी लोकसभा क्षेत्र है तो झांसी लोकसभा क्षेत्र ये है, पर यहाँ कितने भी उम्मीदवार खड़े हो सकते हैं। समझ रहे हैं आप, कितने भी
उम्मीदवार खड़े हो सकते हैं, 20 उम्मीदवार खड़े हो सकते हैं, 30 उम्मीदवार खड़े हो सकते हैं। ऐसी कोई अधिकतम सीमा नहीं है। एक उम्मीदवार भी अकेला खड़ा हो सकता है, वो जीत जाता है, उसके विपक्ष में कोई खड़ा नहीं होता है। तो एक भी खड़ा हो सकता है और अधिकतम कितने भी हो सकते हैं। तो ये एक निर्वाचन क्षेत्र है, प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र है, यहाँ कितने भी उम्मीदवार खड़े हो रहे हैं। तो मान लीजिए झांसी का जो क्षेत्र है उसकी जनसंख्या 10 लाख है, ठीक है, उसकी जनसंख्या 10 लाख है और यहाँ खड़े हैं आपके 10 उम्मीदवार खड़े हैं। तो 10 उम्मीदवार खड़े हैं, तो निर्वाचन तो आम जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन किया जाता है। और निर्वाचन की जो पद्धति है वो कौन सी है आपकी, जैसे कहते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, पहले आओ पहले पाओ, पहले खंबे को कौन छूता है, ठीक है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, पोस्ट सिस्टम FPPS कहते हैं इसको, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। ये पद्धति अपनाई गई। इसका क्या आशय है, इसका आशय देखिए आप, जैसे मान लीजिए झांसी विधानसभा क्षेत्र है मेरा और यहाँ 10 उम्मीदवार खड़े हैं, यहाँ की जनसंख्या 10 लाख है। अब मान लीजिए कि 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये उम्मीदवार हैं। औसतन देखिए आपके 1-1 लाख वोट सबको मिले, 1-1 लाख वोट सबको मिल गया, उदाहरण के रूप में ले लेते हैं, 1-1 लाख वोट सबको मिले। लेकिन इस सबको 1-1 लाख मिले, किसी को मान लीजिए 90,000 मिले, किसी को 1,10,000 वोट मिल गए, बाकी सबको 1-1 लाख मिले हैं। और ये 10,000 वोट थे, वो एक को 90,000 मिले, बाकी सबको 1-1 लाख मिले और दूसरे वाले को 1,10,000 वोट मिले। तो जो 1,10,000 वोट जिसको मिले हैं वो जीत जाता है, समझ रहे हैं आप। अब आप देखिए कि 10 लाख वोटों में से 1,10,000 वोट लेके एक व्यक्ति जीत गया, मतलब कि 9 लाख और कुछ वोट जो है उनका कोई महत्व नहीं रहा। किस सिस्टम में, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में, समझ रहे हैं आप। ये हमने प्रत्यक्ष निर्वाचन आम जनता द्वारा, ये तो निर्वाचन है, ऐसे होता है। और पद्धति कौन सी है आपकी, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। और इसमें क्या होता है कि इसमें ऐसा नहीं है कि 50% मत प्राप्त करने होंगे, नहीं, 50% मत प्राप्त नहीं करने हैं, कि जितने भी वोट हैं उनमें जिसको सबसे ज्यादा मिल गए वही जीत जाएगा, ठीक है। जरूरी नहीं है कि 1-1 लाख ही सबको मिले, किसी को 80,000 मिले, किसी को 70,000 मिले, किसी को 1,50,000 मिले, तो जो सबसे ज्यादा वोट प्राप्त करेगा वही जीतेगा। और सबसे ज्यादा वोट प्राप्त करने का आशय फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में क्या होता है कि वो सबसे कम वोट प्राप्त कर रहा है, क्योंकि 10 लाख वोटों में से जैसे 1,10,000 वोट मिले, इसका मतलब है कि उसे सबसे कम वोट मिले, क्योंकि जो 9 लाख वोट थे आपके, वो वोट तो खाली चलेगा, बर्बाद चलेगा, उन वोटों ने किसी को नहीं चुना, उन वोटर्स ने किसी को नहीं चुना। तो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम जो हमने अपनाया है उसकी एक कमी क्या है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम की कमी क्या है, इसकी कमी यह है कि इसमें जो आपका अल्पसंख्यक वर्ग होता है, जो माइनॉरिटी वर्ग होता है, उसे प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं हो पाता है, ठीक है, उसे प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं होता है। ये फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम की एक कमी है कि जो माइनॉरिटी वर्ग है, अब मान लीजिए 20,000 माइनॉरिटी थे, 1 लाख माइनॉरिटी थे आपके, और 1 लाख माइनॉरिटी ने 6वें वाले को वोट दिया था, तो 6वें वाले का तो कोई लेना देना ही नहीं है। यहाँ तो जो जीत गया 1 लाख, देखिए 1 लाख वोट इसको मिले, 10,000 वोट केवल इसको ज्यादा मिले। आपने देखा होगा अभी चुनाव हुए थे उत्तर प्रदेश विधानसभा के, 200-300 वोटों से लोग जीत गए हैं। तो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम की समस्या यही है कि यहाँ जो अल्पसंख्यक वर्ग होता है, जो माइनॉरिटी वर्ग होता है, उसको प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं हो पाता है लोकसभा में, ठीक है, ये एक इसकी कमी है। तो ये पद्धति थी और निर्वाचन था। तो देखिए निर्वाचन की पद्धति पे थोड़ा सी बात कर लेते हैं कि भारत में निर्वाचन की जो पद्धति है, जो मेथड है, वो 2 प्रकार का है, ठीक है। एक तो आपका यही है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, ठीक, और एक है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, जैसे आप कहते हैं आनुपातिक प्रतिनिधित्व, आनुपातिक प्रतिनिधित्व। मेथड की जो पद्धति, निर्वाचन की जो पद्धति अपनाई गई है, इलेक्टोरल मेथड भारत में जो अपनाए गए हैं वो 2 प्रकार के अपनाए गए हैं। एक तो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, पहले आओ पहले पाओ या पहले खंबे को कौन छूता है की पद्धति, और दूसरी है आनुपातिक प्रतिनिधित्व की पद्धति। जब हम राज्यसभा पढ़ रहे थे तो वहां हमने इस पद्धति को देखा था। और आनुपातिक पद्धति में भी 2 प्रकार की पद्धति होती है, ठीक है। एक होता है एकल हस्तांतरणीय मत पद्धति, फिर दूसरा होता है सूची पद्धति, ठीक है। इसको कहते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, और इसको कहते हैं लिस्ट सिस्टम, LS, STVS, और इसको कहते हैं LS। आप लोग पूरा लिख सकते हैं कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, और इसको कहते हैं लिस्ट सिस्टम, और इसको कहते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, ठीक है। तो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम भारत में लोकसभा के संदर्भ में अपनाया गया है, लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के लिए, विधानसभा, ठीक। और जो आपका प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की, दोनों पद्धतियों में से भारत में केवल एक ही पद्धति अपनाई गई है, वो है एकल संक्रमणीय
मत पद्धति को अपनाया गया है और इसको राज्यसभा, राज्यों की विधान परिषद, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद्धति में इसको अपनाया गया है। ठीक है, तो भारत में इस प्रकार के प्रश्न कभी भी प्रारंभिक परीक्षा में आपसे पूछे जा सकते हैं और बन सकते हैं कि कितनी प्रकार की पद्धतियां अपनाई गई हैं, कौन सी पद्धति किस चुनाव के लिए अपनाई गई है, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम किस चुनाव के लिए अपनाई गई। थोड़ा सा उसको समझ लेते हैं रुक के कि पद्धति दो प्रकार की है, एक तो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है, प्रोपोर्शनल अनुपातिक प्रतिनिधि की पद्धति है, ये दो चुनाव के लिए अपनाई गई है। और जो अनुपातिक प्रतिनिधित्व में दो प्रकार की होती हैं उसमें से एक ही पद्धति भारत में अपनाई गई है जो कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम की पद्धति है। और राज्यसभा, राज्यों की विधान परिषद, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव जो है भारत में वो अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति से होते हैं। ठीक है, अब जैसे मैंने बताया था कि जो आपका फर्स्ट बाधा पोस्ट सिस्टम है उसकी कमी क्या है कि इसमें अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं हो पाता है। तो इस कमी को दूर कौन सी पद्धति करती है? अनुपातिक प्रतिनिधित्व की जो पद्धति है वो इस कमी को दूर करती है। अगर आप अनुपातिक प्रतिनिधित्व से चुनाव करा रहे हैं तो उसमें जो अल्पसंख्यक वर्ग है उसको भी लोकसभा में सीट प्राप्त हो जाती है। लेकिन भारत में इस पद्धति को लोकसभा और विधानसभा में नहीं अपनाया गया है, इसको हमने अपनाया है। इसको न अपनाने के कारण क्या क्या थे, क्यों नहीं अपनाया? क्योंकि ये पद्धति बहुत टफ होती है। जैसे आप जब हम पढ़ेंगे तो राष्ट्रपति के संदर्भ में हम इस पद्धति को थोड़ा व्यापक रूप से समझेंगे कि अनुपातिक पद्धति क्या होती है। तो पद्धति थोड़ी सी हमें ही समझने में टिपिकल होती है क्योंकि हम पढ़ रहे हैं और पढ़ा रहे हैं और यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन जो भारत की आम जनता है वो बहुत अशिक्षित है, उतनी शिक्षा लोगों के पास नहीं है, और लोगों के पास उतनी शिक्षा है भी तो लोग इतने कठिन वोट को डालने का प्रयास क्यों करेंगे? एक तो ये कारण था जिससे भारत में अनुपातिक प्रतिनिधित्व को नहीं अपनाया गया था। क्या कारण था पहला इसको ना अपनाने का? पहला कारण था कि भारत में अशिक्षा थी, और अगर इस प्रकार की हम कठिन निर्वाचन पद्धति को अपना लेते तो निर्वाचन के प्रति लोगों का जो रुझान कम है वो और भी कम हो जाता। एक कारण ये था। और दूसरा कारण क्या था कि भारत में बहुदलीय पद्धति को अपनाया गया। बहुदलीय है, मल्टी पार्टी सिस्टम है भारत में, बहुत प्रकार के राजनीतिक दल हैं, 8, 10, 50, 100, 200, 500, हजारों राजनीतिक दल हैं भारत में। अगर बहुदलीय राजनीतिक पद्धति है भारत में, अगर हम इस पद्धति को अपना लेते तो इसमें क्या होता है कि बहुत सारे लोग आ जाते हैं और अल्पसंख्यक वर्ग का अलग नेता होता, सबका अलग नेता होता, तो भारत में जो संसदीय व्यवस्था होती वो अस्थिर हो जाती। ठीक है, तो इसलिए हमने इस पद्धति को नहीं अपनाया है। उसके क्या कारण है? उसके दो कारण हैं। एक तो भारत की जो लोग थे वो अशिक्षित थे, और दूसरा बहुदलीय राजनीतिक व्यवस्था होने के कारण जो है संसद में अस्थिरता उत्पन्न हो सकती थी। इसके अतिरिक्त और भी कारण है, जैसे कि खर्चीली पद्धति है, टेक्निकल इसमें बहुत सपोर्ट की आवश्यकता होती है, इसको करवाने के लिए भी पढ़े लिखे लोगों की आवश्यकता होती है। तो इसलिए हमने इस पद्धति को नहीं अपनाया इन चुनावों में, क्योंकि ये चुनाव में वोट हम लोग नहीं डालते हैं। ठीक है, अब सवाल ये उत्पन्न होता है कि जब इतनी टिपिकल है तो इन चुनाव में हमने क्यों अपनाया? आप देखिए कि राज्यसभा है, विधान परिषद है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के जो चुनाव होते हैं उसमें हम थोड़ी वोट डालने जाते हैं, आम जनता वोट डालने नहीं जाती है। ठीक है, जैसे राज्यसभा के संदर्भ में मैंने बताया था कि कौन वोट डालता है राज्यसभा के संदर्भ में? आपके राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य डालते हैं। जो राज्यों की विधान परिषद है उसके संदर्भ में क्या होता है, उसके 5 प्रकार के चुनाव होते हैं। राज्यपाल चुनता है, स्नातक चुनते हैं। ठीक है, और राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? राष्ट्रपति का चुनाव जो है कि राज्यसभाओं के जो आपके निर्वाचित सदस्य हैं, ठीक है, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य हैं, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य हैं, दिल्ली और पांडिचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य हैं, वो राष्ट्रपति का इलेक्शन करते हैं। और उपराष्ट्रपति के लिए कौन चुनाव डालता है? राज्यसभा के सदस्य वोट डालते हैं। तो चूंकि ये लोग पढ़े लिखे होते हैं, इन्हें बार बार उसका अनुभव हो जाता है वोट डालते हुए, तो इसलिए हमने इतना टेक्निकल होते हुए भी इस पद्धति को अपनाया है। बल्कि इस पद्धति में जहां आम जनता वोट डालती है वहां हमने बहुत ही साधारण पद्धति को अपनाया है। यद्यपि कि इसमें कुछ कमियां भी हैं, लेकिन यह भारतीय लोकतंत्र के लिए आरंभिक दौर में अच्छी थी। और एक डिबेट चलती है कि हमें इस पद्धति को अपनाना चाहिए ताकि जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं उसे शामिल किया जा सके, तो एक डिबेट का विषय है। और अगर इस प्रकार का प्रश्न कभी मुख्य परीक्षा में आता है कि इस पद्धति को अपनाना चाहिए ताकि अल्पसंख्यक वर्गों को मिले, तो आपको उसमें संतुलित आंसर किस तौर पे लिखना है? आपको यही आंसर लिखना है कि अभी भी भारत में चूंकि शिक्षा 74% हो गई है, लेकिन शिक्षा के संदर्भ में जो परिभाषा दी गई है वह पढ़ने लिखने और समझने के संदर्भ में दी गई है। और भारतीय लोगों को अभी भी राजनीतिक व्यवस्था और राजनीतिक जागरूकता का उतना ज्ञान नहीं है, और लोग उतनी सहभागिता राजनीतिक व्यवस्था में अभी भी नहीं निभा रहे हैं, और धर्म जाति के आधार पर ही वोट होता है। तो इस प्रकार को आपको एक निष्कर्ष बनाना है जिससे आप यह बता सकें कि अभी पद्धति यही लागू आपको रखना है, और ये मेरा विचार है। और अगर आपको लगता है कि इस पद्धति को भारत में अपना लेना चाहिए, तो फिर आपको उसके पक्ष में बहुत मजबूत तर्क देने पड़ेंगे मुख्य परीक्षा लिखते हुए। देखिए, मुख्य परीक्षा लिखने में ऐसा नहीं है कि हमेशा संतुलित आंसर ही लिखिए आप, और जो टीचर्स बता रहे हैं आप वही आंसर लिखिए। अगर आपके पास मजबूत तर्क हैं और आपके पास ऐसे तर्क हैं कि आपको लगता है कि आप अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति को प्रूव कर सकते हैं कि भारत में इसको अपनाने का समय आ गया है, तो आप ऐसा भी उत्तर लिख सकते हैं। मुख्य परीक्षा का उत्तर, क्योंकि वो आपकी जब परीक्षा का जो प्रकृति है वो सब्जेक्टिव ही है,
तो उसमें कुछ बंधा बनाया नहीं होता है मुख्य परीक्षा का उत्तर, ठीक है। तो हमने ये पद्धति को समझा। अब देखते हैं कि आरक्षण रिजर्वेशन के संदर्भ में समझ लेते हैं। रिजर्वेशन लोकसभा में किसे किसे रिजर्वेशन दिया गया है? एससी को, एसटी को और एंग्लो इंडियंस को आप कह सकते हैं। 2 सीटें एंग्लो इंडियंस के लिए रखी गई थी, पर एससी और एसटी को आरक्षण दिया गया। शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को आरक्षण दिया गया है। और देखिए, भारतीय संविधान किसी भी आधार पर, किसी भी प्रकार के धर्म के आधार पर आरक्षण का विरोध करता है। भारत का संविधान, भारत में कहीं भी धर्म के आधार पर किसी भी प्रकार का आरक्षण नहीं दिया गया है। जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को आरक्षण दिया गया है वह उनके पिछड़ेपन के कारण दिया गया है, ताकि वह मुख्य धारा में शामिल हो सकें, ठीक है। तो कहा गया था कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित, भारतीय संविधान के अनुसार कि जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को लोकसभा में आरक्षण दिया जा रहा है वह आरंभिक 10 वर्षों के लिए दिया गया था, ठीक है। लेकिन बाद में फिर वही राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं, फिर हर बार 10 वर्षों में 10 वर्ष के लिए इसको बढ़ाया जाता रहा है, लगातार बढ़ाया जाता है। जो आपका 95वां संविधान संशोधन था, उसके द्वारा इसको 2020 तक बढ़ा दिया गया था। और 104वां जो संविधान संशोधन हुआ है, जिसको मैंने पहले बताया था, उसके माध्यम से इसको 25 जनवरी 2030 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। किसको? अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लोकसभा में आरक्षण को 2030 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। जैसा कि मैंने बताया कि जो रिजर्वेशन है वो भारतीय संविधान में धर्म के आधार पर किसी प्रकार के रिजर्वेशन की अनुमति नहीं है, लेकिन अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को जो रिजर्वेशन दिया गया है वह उनके पिछड़ेपन के कारण दिया गया है। और भारतीय संविधान कहता है कि लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को आरक्षण जो है वो आरंभिक 10 वर्षों के लिए ही होगा, ऐसा संविधान में कहा गया था। लेकिन संविधान संशोधन कर करके हर 10 वर्ष में अगले 10 वर्षों के लिए इसको बढ़ाया गया है। जो आखिरी बार बढ़ाया गया था वो 95वें संविधान संशोधन द्वारा बढ़ाया गया था 2020 तक, और जो अभी बढ़ाया गया है वो 104वें संविधान संशोधन से 2030 तक कर दिया गया है। देखिए, 104वां संविधान संशोधन क्या कर रहा है? एक तो लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को बढ़ा रहा है, और दूसरी ओर जो लोकसभा में एंग्लो इंडियंस की जो 2 सीटें रिजर्व थी उनकी समाप्ति कर रहा है। तो 104वां संविधान संशोधन आपको याद रखने की आवश्यकता है, करंट अफेयर्स का विषय है, ठीक है। अब है जनगणना के बाद पुनः समायोजन। पुनः समायोजन, पुनः समायोजन का क्या आशय है? जैसे कि प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र है, प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र जब बनाया जाता है तो उसमें क्या ध्यान रखा जाता है कि राज्यों के मध्य जनसंख्या का समान अनुपात हो एक प्रादेशिक निर्वाचन के लिए, और राज्यों के मध्य भी क्या हो कि प्रादेशिक निर्वाचन जो बनाया जा रहा है उसमें एक रूपता हो। लेकिन जो भी जनगणना होती है तो हर जनगणना के बाद ऐसा तो है नहीं कि जनसंख्या घट जाती, जनसंख्या बढ़ती ही है। भारत ऐतिहासिक रूप से इसमें बहुत ही सफल देश रहा है जनसंख्या को बढ़ाने के संदर्भ में। तो जितनी भी जनगणना होती है हमने देखा कि हमारी जनसंख्या बढ़ती जाती है। यद्यपि कि कुछ देशों की जनसंख्या घटी भी है, लेकिन भारत इस संदर्भ में बहुत मजबूत पक्ष दर्शाता है कि जनसंख्या को बढ़ाने के मामले में भारत जो है बहुत आगे है वो, और हम आने वाले कुछ वर्षों में 8-10 वर्षों में चीन को भी पीछे छोड़ देंगे जनसंख्या के मामले में। तो पुनः समायोजन का क्या है कि हर जनसंख्या के बाद जो जनसंख्या बढ़ जाती है प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की, जबकि संविधान कह रहा है कि प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या के बीच क्या होना चाहिए? एक रूपता होनी चाहिए। तो जो जनसंख्या बढ़ जाती है उस जनसंख्या को समायोजित किया जाता है प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के बीच, ठीक है, जिससे कि क्या हो, जनसंख्या का अनुपात जो है वो बराबर रहे। इसके लिए क्या होता है? परिसीमन आयोग की नियुक्ति की जाती है। परिसीमन आयोग यह कार्य देखता है। हर 10 वर्ष के बाद परिसीमन आयोग की नियुक्ति की जाती है। इस संदर्भ में भारत ने 1952, 62 और 72 और 2002, 51 की जनसंख्या के बाद 52, 61 के बाद 62, 71 की जनसंख्या के बाद 72 में, और 2001 की जनसंख्या के बाद 2002 में भारत सरकार ने क्या किया कि परिसीमन आयोग अधिनियम बनाया और उसके माध्यम से परिसीमन आयोग की नियुक्ति करी। हर 10 वर्ष की जनसंख्या के बाद होता है ना ऐसा, तो नियुक्ति करी और परिसीमन आयोग से कहा कि आप प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के बाद कैसे जनसंख्या को समान अनुपात में रखा जाए उसके संदर्भ में आप देखिए और क्या करिए, प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का पुनः समायोजन करिए। पुनः समायोजन से मतलब है कि जनसंख्या के संदर्भ में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का पुनः समायोजन करना है हमें, तो इस संदर्भ में किया गया है। और इसके अलावा जो आपका जैसे 42वां संविधान संशोधन था 1976, उसके माध्यम से क्या किया गया था कि सीटों को रिजर्व किया गया था। इस प्रकार 84वां संविधान, 87वां संविधान संशोधन जो थे उसके माध्यम से क्या हुआ था कि सीटों को, लोकसभा की जो 545 सीटें हैं उनको कितने वर्ष 2026 तक के लिए उसको स्थिर कर दिया गया था कि 2026 तक के लिए ये सीटें आपकी नहीं बढ़ाई जाएंगी। जैसे अधिकतम सीटें कितनी है 552 है, तो 545 से 552 भी तो ले जानी है सीटें हमें। लेकिन कहा गया था कि मान लीजिए अब उत्तर प्रदेश के पास 80 सीटें हैं
उत्तर प्रदेश थोड़ा और जनसंख्या बढ़ा ले तो ये 2-4 सीटें और आ जाएंगी उत्तर प्रदेश के पास। वैसे भी उत्तर कहते हैं कि उत्तर प्रदेश का चुनाव कोई जीत जाता है तो केंद्र में सरकार वो बना लेता है। तो जनसंख्या बढ़ाने का फायदा ये नहीं होना चाहिए राज्यों को कि वहां पर सीटें बढ़ती जाएं। अब कहा गया आप कितनी भी जनसंख्या बढ़ाइए उत्तर प्रदेश से, और खासतौर से उत्तर भारत के राज्य हैं उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश की जनसंख्या बढ़ाने में और भी आगे हैं। इनसे कहा गया कि अगर आप जनसंख्या बढ़ाते हैं तो आपको सीटों का कोई लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि सीटें 2026 तक के लिए स्थिर कर दी गई हैं। ठीक है, सीटें स्थिर कर दी गई 87वें संविधान संशोधन द्वारा सीटों को स्थिर कर दिया गया था 2026 तक। मतलब कि 2026 तक लोकसभा की जो 545 सीटों पर चुनाव होते हैं वही सीटों पर चुनाव होंगे, आप अपनी जनसंख्या कितना भी बढ़ाइए। और भारत सरकार जब बजट में अनुदान देती है, ग्रांट देती है, तो जनसंख्या के आधार पर अनुदान को काटती भी है। अगर कोई राज्य लगातार जनसंख्या बढ़ा रहा है और जनसंख्या को कम नहीं कर रहा है तो सरकार उसको ग्रांट कम देती है, और ऐसे राज्यों को ग्रांट ज्यादा दिया जाता है जो जनसंख्या को कम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये पुनः समायोजन के संदर्भ में हमने देखा। तो लोकसभा को हमने संरचना, प्रतिनिधित्व, प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र, निर्वाचन और निर्वाचन की पद्धति, आरक्षण और परिसीमन आयोग के संदर्भ में हमने समझने का प्रयास किया है। और परिसीमन आयोग को अभी और भी डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ मूल उद्देश्य था कि लोकसभा के संदर्भ में आपको चीजों को समझाया जाए, तो आपने ये समझा। और इसके आगे हम अब कंपैरेटिव स्टडी करेंगे लोकसभा और राज्यसभा के बीच, और उसके बाद देखेंगे कि कार्य संचालन क्या है। क्योंकि हमें क्या देखना था, हमें सबसे पहले संरचना देखनी थी। जब हमने क्या देखा था संसद में सबसे पहले संरचना देखनी थी हमें, संरचना के बाद कार्य संचालन। तो अब हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो होगा कार्य और इसके विशेष अधिकार। कार्य में देखेंगे लोकसभा कैसे कार्य करती है, राज्यसभा कैसे कार्य करती है, संचालन कैसे होता है, इनके पीठासीन अधिकारी कैसे होते हैं, इनके जो घंटे होते हैं वो कैसे डिवाइड किए जाते हैं। इस सबको आगे के वीडियो में देखेंगे। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए और अपने उज्जवल भविष्य का निर्माण करिए। धन्यवाद।